थैंक यू दोस्तों। मैं सुनील डैंग एपीआरटी के मंच से पुनः आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आपका काम लास्ट वीक अच्छा गया होगा। आपके परिवार में भी सब अच्छे होंगे। इससे पहले मैं एक्सपीरियंस लूं, आप अपना डिजिटल हैंड रेज करें। राजेश राठौर जी आपको आमंत्रित करेंगे। दोस्तों, वो एक फोन कॉल और जिंदगी के 4 साल का सबक, आज एक स्टोरी के साथ आपकी सेशन की शुरुआत करूंगा। मैं सुनील डैंग आज आपके बीच कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा, बल्कि एक एहसास साझा करूंगा। एक ऐसा एहसास जो शायद आपके दिल में उतर जाए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो? किसी क्लाइंट पर मेहनत, महीनों की मेहनत, उसे अपने परिवार का हिस्सा समझा हो, उसकी हर जरूरत को अपनी जरूरत बनाया हो, और आखिरी मौके पर क्लाइंट ने आपको अनदेखा कर दिया हो। आज से 4 साल पहले मेरे एक साथी एजेंट के साथ ठीक ऐसा हुआ। एक क्लाइंट जिसे वो एक पूरी ईमानदारी से एक पुरानी पॉलिसी सरेंडर करने में मदद की, वादा था कि पैसे मिलते ही वो एक नई और बड़ी पॉलिसी लेगा। मदद पूरी हुई, क्लाइंट के अकाउंट में पैसा आ गया। उसी दिन से क्लाइंट ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। मेरे दोस्त, मेरे उस दोस्त के लिए यह सिर्फ एक पॉलिसी का नुकसान नहीं था, बल्कि एक भरोसा का टूटना था। उसे लगा कि इस इंडस्ट्री में ईमानदारी की कोई कीमत नहीं। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तब शुरू होती है। ठीक 4 साल बाद एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन पर वही क्लाइंट, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक अर्जेंसी थी, एक घबराहट थी। उसने कहा, मुझे अपनी बीवी के भविष्य के लिए आज एक पॉलिसी करवानी है, और मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं। उस एक फोन कॉल ने 4 साल की निराशा को एक पल में जीत में बदल दिया। उस दिन मेरे दोस्त को समझ आई कि सच्चाई और सेवा, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न शायद देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। दोस्तों, इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हर ना की एक कीमत होती है। दोस्तों, हम सब हर दिन ना सुनते हैं। क्लाइंट का नो, सोसाइटी का नो, कभी कभी तो अपने परिवार का नो। लेकिन मैं आज आपको एक राज की बात बताता हूं। एक सफल एजेंट और एक सामान्य एजेंट में एक ही फर्क होता है, ना सुनने की क्षमता। आप ये जो 30-40 ना सुनते हैं, वो आपकी सफलता ही है, असफलता नहीं है। वो एक हाँ की कीमत है, और आपकी जिंदगी बदलने वाली है। हर ना आपके अनुभव के बैंक में एक डिपॉजिट है। जिस दिन यह बैंक भर जाएगा, सफलता का चेक अपने आप साइन हो जाएगा। याद रखिए, आप कोई मामूली काम नहीं कर रहे हैं। आप पॉलिसी नहीं बेचते, आप डर से आजादी बेचते हैं। आप प्रीमियम नहीं लेते, आप किसी के सपनों की जिम्मेवारी लेते हैं। जब आप एक परिवार पर मुसीबत आती है, तो एक डॉक्टर अगर कोई भगवान बनकर खड़ा है, तो वहां आप अगली बार कोई ना ना बोले, निराश मत होना। बस एक मुस्कुराहट के साथ सोचना, आप सही रास्ते पर हैं। दोस्तों, आप कैरियर का रोड मैप हैं। जैसे एक डॉक्टर सही इलाज, सही टूल और ज्ञान की जरूरत होती है, वैसे ही आपके लक्ष्यों, आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सही स्ट्रेटेजी और रोड मैप की जरूरत होती है। दोस्तों, एक चैंपियन की तरह अपने आप को रिचार्ज कैसे करें? दिन भर की भाग दौड़, क्लाइंट की ना, टारगेट का प्रेशर, यह सब आपकी मानसिक ऊर्जा छीन लेता है। एक थका हुआ दिमाग कभी बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकता। आज रात सोने से पहले बिस्तर पर सिर्फ बैठकर सिर्फ 2 मिनट के लिए एक काम करना, इस माइंड को रीसेट टेक्निक कहते हैं। आंखें बंद करके 4 सेकंड तक नाक से गहरी सांस लें। 4 सेकंड उसको रोक के रखें, और 6 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। यह प्रक्रिया सिर्फ 5 बार दोहराएं। आप महसूस करेंगे दिन भर की सारी थकान और आपके शरीर से निकल रही है, और आपका दिमाग शांत हो गया है। एक चैंपियन की तरह परफॉर्म करने के लिए चैंपियन की तरह आराम की भी जरूरत है। दोस्तों, वो 4 साल के इंतजार वाला एजेंट आज एक टॉप परफॉर्मर है, क्योंकि उसने धीरज नहीं छोड़ा। आप हर ना के बाद भी अगले दिन मैदान में उतरते हैं, क्योंकि आपने हारना नहीं सीखा। आप लोगों के भविष्य को सुरक्षित करते हैं, क्योंकि आपने सेवा का को अपना धर्म माना है। आप सिर्फ एक बीमा एजेंट नहीं, आप एक उम्मीद हैं, एक सुरक्षा कवच है, और आप किसी परिवार का भविष्य है।
तो आज से यहाँ एक नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ आइए, लगे रहिए, डटे रहिए, क्योंकि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, संजीव पुरी जी ने हैंड रेज किया है। संजीव पुरी जी, अनम्यूट करके बात करें। सर, सबको नमस्कार। नमस्कार। और मैं इसमें एफपीआईटी मंच को एक धन्यवाद देना चाहूंगा। मैंने भी इस वीक में जो दुर्गा पूजा हो रही है उस पर स्टॉल लगाने के लिए प्लान किया, और अमित पालीवाल जी को मैंने एक बार कॉल किया, और ही वॉज मोर देन ईगर टू हेल्प मी। बहुत अजीब इतनी बढ़िया बात है कि उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं आपको जो जो सपोर्ट चाहिए सारी सपोर्ट दूंगा। इनफैक्ट उन्होंने अपने स्टाफ को भी कह दिया कि उनका स्टाफ भी मेरे साथ आके स्टॉल पे खड़े होंगे सपोर्ट करने के लिए। मैं इस एफपीआईटी मंच को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बात तो ये, और अमित पालीवाल जी के लिए खास तौर पे कहूंगा कि हमें उनको भी थैंक यू वेरी मच कि आप इस ढंग से हेल्प करते हैं। ठीक है, एक बात। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा सर, क्या हम लोग सारे कुछ लॉबिंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं? बिकॉज जो आईआईडी के नए चीफ आए हैं उन्होंने उसके ऊपर काफी कुछ कमीशन के ऊपर भी वो काम कर रहे हैं कि कमीशन को रिड्यूस करके वो कह रहे हैं कि हम एमएफ तरीके से, म्यूचुअल फंड के तरीके से काम कर सके। तो क्या उसके लिए, क्योंकि वो एयूएम बेस्ड होती है, यहाँ तो सिर्फ जो हम फी प्रीमियम कलेक्शन करते हैं उसके बेस पे कमीशन होती है, तो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है बहुत बड़ा। क्या हम इसके ऊपर एफपीआईटी या कोई और मंच मिलके क्या इसके ऊपर लॉबिंग में हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या? अभी ऐसा कुछ आया नहीं है सर, आएगा तो बताएंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक थैंक यू, थैंक यू। और कोई किसी यू। भाई की कोई शेयरिंग? विकास सुनील भारद्वाज जी, सुनील आप? हाँ। हाँ जी जी जी, बोलिए। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और मैं आप मैं ये आप कहूंगा कि हम लोग आप लोग अगर आप आप, यूनाइट आप होंगे सुनो सुनो, आप तो कैमरा कैमरा बंद करके बात करोगे ना, आपकी वॉइस सही आएगी। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। कैमरा बंद कर लो आप। और हम बहुत सब ही लोग यूनाइट होंगे तो है ना, क्या कहते हैं, लियाफी जो है इस मंच के लिए, आप सबके लिए खड़ी है। और वो हम लोग सब प्रयत्न कर रहे हैं अपना, ये सब लोग इकट्ठे होंगे। भारद्वाज जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो गाड़ी साइड करके 1 मिनट बात कर लो। तो इस समय तो थोड़ा आवाज रही होगी। चलो बाद में लेंगे फिर आपकी बात सर, बाद में लेंगे। अभी अभी क्लियर नहीं आ रही आवाज। ठीक है, और ठीक है। हाँ, और किसी ठीक। भाई की कोई शेयरिंग है? आज हमारे बीच हमारे दोस्त कौशल बंसाली जी आए हैं। बंसाली साहब, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार एंड स्वागत है आपका एफपीआरटी में, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं जुड़ पाया आप लोग के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक आप यू कुछ अतुल जी, थैंक यू। आप कुछ शेयर करना चाहेंगे सर? आ, ये मैं ये बोलूंगा कि ये फोरम है जो जिस तरह से अपन यहाँ मतलब मिलते हैं और शेयर करते हैं, मैं और आप एक और दूसरे फोरम में भी हैं साथ में। जी जी। इससे ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। जब मुझे पता चला, मैंने बोला मुझे भी ज्वाइन करना है। जी अतुल जी से मेरी बात हुई थी। दिस इज पीयर लर्निंग से अच्छा कुछ नहीं है, मैंने ये देखा। हमने हमेशा यही सीखा है, और मैं यही चाहता हूँ कि मैं भी सीखूं और मैं जो जानता हूँ कभी शेयर कर पाऊँ। थैंक यू सर, थैंक यू। विजेंद्र हुड्डा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सर। सर, सबको गुड मॉर्निंग और नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि। सर, मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि अभी जो 22 तारीख को जो जीएसटी का जीरो हुआ है, हाँ जी मतलब मुझे मजा आ गया। जी। सर, मजा इसलिए आ गया कि जिस दिन वो शाम को मीटिंग हुई थी जीएसटी की, तो लगा कि 22 तारीख से बंद हो जाएगा। सर, मेरे 4-5 क्लाइंट थे जिनको मैंने लिंक भेज रखा था पेमेंट करने के लिए मेडिक्लेम का, तो मैंने उनको फोन किया कि भैया आप रुक जाओ अभी, क्योंकि आप इतने दिन रुके तो 10 दिन में और कुछ नहीं होने वाला, भगवान के प्रार्थना करो। हम 22 तारीख को करेंगे आपका इंश्योरेंस। बोले जैसा क्यों? मैं कहा आज ही जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग हुई है और सरकार ने फैसला लिया है कि 22 तारीख से पहला नवरात्रा है और मेरे बेटे ऋषभ का बर्थडे भी है। अरे भाई। तो उस दिन जो है जीएसटी खत्म हो रहा है। एक शुभ समाचार आपके लिए। तो सर आप मैंने जो ना 6 लाख रुपए प्रीमियम 22 तारीख को किया सर मेडिक्लेम का। बहुत और बढ़िया सर, वो बहुत बढ़िया। क्लाइंट इतने मेरे मतलब फैन हो गए कि सर आप मतलब सर मैं मतलब सच में ही कि आप जो है ना एडवांस में वो रहते हैं, मगर ये एफपीआईटी का कमाल है जो मैं एडवांस में उसमें रहते हैं। तो सर अच्छा करेंगे तो बढ़िया होगा। एक हाँ, छोटा सा और जोड़ना चाहूंगा सर।
सबके लिए। जब हम क्लाइंट से पूछते हैं कि भाई मेडिक्लेम करते हैं तो भाई कोई पिछला वो तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई ऑपरेशन तो नहीं, तो वहां से एक बात पूछनी चाहिए, सर जब डॉक्टर के पास आप बैठे होते हैं और डॉक्टर आपसे सवाल करता है और आप कुछ चीजें छुपाते हैं डॉक्टर से, तो उसमें नुकसान डॉक्टर का है कि आपका है? डॉक्टर साहब, जी, हमारा नुकसान है भाई, डॉक्टर आपको नहीं हमारा है। नुकसान है। तो हाँ सर वही, मैं भी एक एडवाइजर डॉक्टर हूं, तो जी जो भी चीजें हैं मुझे सच सच बता दीजिए, वरना नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं होगा। आज सच सच बता देंगे, मैं उसको सामने बता के आपका अच्छा प्लान कर दूंगा, ताकि जीवन में कभी आपको तकलीफ ना आए। थैंक यू जी। वेरी मच सर। हमारे बीच हमारे सचिन तेंदुलकर, अभिषेक राम गोयल जी आ चुके हैं। इनकी एक बात मेरे को इतनी पसंद थी। एक दिन इन्होंने बोला मैं उतना पढ़ा लिखा हूं जितना सचिन तेंदुलकर है, रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर की तरह करते हैं, ये मारते हैं। बहुत बहुत बढ़िया भाई। ऐसे झुक झुक के मत देखो, कुछ शेयर करो, कुछ अच्छी चीज। अभिषेक राम गोयल। डैंग साहब, अभी भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि जीएसटी को लेकर, और हमने भी ऐसा ही करा। अतुल भाई से बात हुई थी, हमारे पास भी कुछ केसेस थे, जी तो हमने भी उनको सामने से मना करा कि हम इसको 22 तारीख के बाद ही जमा करेंगे। जी जी और एक अच्छा अमाउंट सबने जमा करा। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो जीएसटी जो हटा है उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। दिवाली का भी मौका है, लोग मेडिक्लेम को लेके अवेयर भी हो रहे हैं, टर्म प्लान्स को लेके लोग अवेयर हो रहे हैं। एलआईसी में भी जिनके रिन्यूअल प्रीमियम्स जा रहे हैं, जो हमने लास्ट ईयर में पॉलिसीज करी थी कुछ जिनमें जीएसटी जाता है, वहां भी लोग बहुत खुश हैं। तो हम सबको मिलकर इसका एक अच्छा फायदा उठाना चाहिए। और दिवाली पर एलआईसी में, टर्म में, मेडिक्लेम में, जिस लाइन में भी जो लोग काम कर रहे हैं, सबको एक अच्छे नंबर्स बुक करने चाहिए। जी। बहुत बाकी बढ़िया। एफपीआरटी के माध्यम से हमें नई नई चीजों का एडवांस में जानकारी मिलती रहती है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना आपने एक पूरा एक बीड़ा उठा रखा है और सबको जोड़ रखा है, और सबका आप लोग सपोर्ट करते हो। जी, थैंक यू। मैंने तो इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया, लोगों को बताया। मैंने कहा 22 तारीख से एलआईसी आपका 1 साल का प्रीमियम फ्री कर रही है। आप 22 तारीख के बाद ही पॉलिसी ले, क्योंकि 4% जीएसटी था ना। और 25 साल यस पे 1 साल का प्रीमियम तकरीबन निकल जाता है मोटे मोटे तौर पे। सीधा सीधा फायदा होता है। अब आप ये भी बोल के अपनी पिच दे सकते हैं कि एलआईसी ने पहले साल का प्रीमियम खुद ही फ्री कर दिया। अब बहुत आपको बढ़िया किसी सर। से मांगने की जरूरत नहीं है। एलआईसी चाहती है आप सम्मान के साथ पॉलिसी लें। बहुत अतुल भाई बढ़िया। हमारे बीच है। अतुल भाई नमस्कार। ऐसे चुपचाप कैसे बैठे रहोगे आप? कुछ आप भी बोलो सर। नहीं, आज मैं सुनने के मूड में था थोड़ा सा। मैं आज लेट उठा, तो मैं जी अच्छी अच्छी बातें सुन रहा था। और आज हमारे पास अच्छे अच्छे चेहरे, नए नए चेहरे भी ऐड हो रहे हैं। तो जी कुशल भाई हमारे साथ गोपीनाथ सर की क्लास में चेन्नई गए थे, तो हमने बहुत एंजॉय किया, जी बहुत सारी बातें करी। बहुत मतलब वैल्यूबल डिस्कशंस हुई। और जीएसटी का बेनिफिट देखो मिल रहा है, और आगे भी ना क्लाइंट भी इज ऑल्सो हैप्पी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी इस टाइम पे गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है कि ये जो जीएसटी का जो बेनिफिट है ना, ये सीधा का सीधा क्लाइंट के पास पास होना चाहिए। इसके लिए बहुत कंसर्न्ड है। तो मेरा आप सब लोगों से यही है कि भाई एक अपॉर्चुनिटी है, जितने भी लोगों ने अपने पास पिछले 4 महीने में, 6 महीने में, यदि कोई अपना रिकॉर्ड में, क्योंकि मैंने ये पिछले 3-4 दिनों में यही काम किया है कि अपनी टीम को बोला है जितने भी प्रपोजल हमारे डिस्कशन में थे, उनकी एक लिस्ट जो हमारे पास होती है, उनसे एक बार फॉलो अप करो और उनको बोलो कि अभी 18% और बाय डिफॉल्ट 18% ये प्रीमियम कम हो गया है, तो अपन इसको करने का इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि भाई अपने को ले लेनी चाहिए। तो उससे क्या हुआ है कि 3-4 दिन में कुछ केसेस उठे हैं। ठीक है। तो मैं ये बस ये मेरा यही कंसर्न है कि हम जो एक अपॉर्चुनिटी सामने से आई है उसको हम इनकैश करें, और उस इनकैश करके ये बढ़िया प्रोसेस है, उसको हम आगे इंप्लीमेंट करें। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। एक लास्ट शेयरिंग लेंगे, फिर उसके बाद हम स्पीकर को बुलाएंगे। ललित अमित पालीवाल जी आपको बाद में लेंगे। ललित नारंग जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जी सर, मेरा एक बहुत छोटा सा पॉइंट है। जैसे जीएसटी की हम बात कर रहे थे ना, एलआईसी की पॉलिसीज में, ट्रेडिशनल पॉलिसीज में कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, सबको मालूम है। 2.25% ही कम हुआ है सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स में। पहले साल 4.5 होता है, फिर 2.25% है। बट हमें ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं, हम तो सीधा बोलते हैं कि टर्म और हेल्थ पे 18% ही हम प्रमोट करें। बाकी किसी को करना होगा तो हमें बताने की, क्योंकि 2.25% इतना अपीलिंग नहीं लगता, बट 18% से बहुत फर्क पड़ता है। तो हम कुछ गलत भी नहीं बता रहे, हम आगे बढ़ के बोल रहे हैं कि टर्म और हेल्थ पे 18% जीएसटी कम हो गया है। और नहीं, दूसरी लेकिन चीज, आपने समझा नहीं सर। मैंने बोला है 2.25% 25 साल पे लगेगा ना पूरे, अगर लॉन्ग टर्म होगी बिल्कुल सही है सर। तो तो हम, फिर 50% ये गया, और पहले साल का 54% तो आपने पहले दिन ही माफ कर दिया। बिल्कुल सही है सर, तो हम 2.25% की जगह सीधा 18% बताते हैं ना। 18% आपके 25 साल तक वो कम हो जाएंगे।
मतलब जब वो क्लाइंट पॉलिसी ले रहा है तब हम अगर मान लो ट्रेडिशनल ले रहा है तब हम आगे चल के बताए, हो सकता है वो टर्म पॉलिसी में इंटरेस्टेड हो, तो जी टर्म में तो 18% का इसको फायदा हो गया ना। अगर रेगुलर प्रीमियम 25 साल का ले रहा है जो भी ले रहा है, तो हम जी 18% के हिसाब से बताया तो वो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट लगता है। बस ये छोटी सी चीज है ठीक ठीक। जिससे काफी फर्क पड़ सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं अशोक कालरा जी से रिक्वेस्ट करूंगा। अशोक कालरा जी IIMT गुरु हैं हमारे, और अक्सर जब भी मंच पर जरूरत होती है मोटिवेशन की, हम इनको बुलाते हैं और इनके कोर्सेज भी चलते हैं। आज मैं चाहूंगा सर को, आज तरविंदर सिंह जी को, उनके खास फ्रेंड हैं, उनको आमंत्रित करें, विधिवत आमंत्रित करें और उनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी दें। कालरा सर, वेलकम सर। थैंक यू सुनील भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर अ लवली सेशन। बहुत बढ़िया स्टार्ट किया आपने, और जो आपने शुरू में ही बातें बताई कि हम ना सुनने के बिजनेस में ही हैं, और जितने अच्छे शिद्दत से ना सुनेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स हम लोगों को मिलेंगे। और रही बात जैसे जीएसटी की जो अभी नया शुरुआत हुई है, तो 18% की जीएसटी कम होने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट में आया है, टर्म इंश्योरेंस के अंदर और बाकी प्रोडक्ट्स में। तो अगर मैं ये कहूँ कि हर 5 साल पे 1 साल का प्रीमियम फ्री हो रहा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इससे जो है हर 5 साल पे आपको 4 साल का प्रीमियम पे करना है, 5वें साल का प्रीमियम ऑटोमेटिकली फ्री हो गया है जो आप ऑलरेडी पे कर रहे थे। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी बड़े आराम से बिक सकती है। तो अब आज के स्पीकर को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, आज दोस्तों मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाला हूं जिनका नाम है मिस्टर तरविंदर सिंह, जो 1987 से लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस को कर रहे हैं। जनरली लोग एक इंश्योरेंस एजेंसी लेकर के जब काम शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये काम मैंने क्यों शुरू कर दिया, लेकिन तरविंदर सिंह जी के साथ ऐसा नहीं था। उन्होंने इस काम को इतने प्यार से और इतने समझ के साथ शुरू किया कि पहले ही 5 साल के अंदर, यानी 1987 में शुरू करके 1992 के अंदर ही चेयरमैन क्लब के मेंबर बन गए। और 1992 के अंदर जब वो चेयरमैन क्लब मेंबर बने तो उनको लगा कि मुझे अपनी फैमिली में अपनी वाइफ के नाम से भी एक लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी ले लेनी चाहिए। तो उन्होंने वो एक लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी वाइफ के नाम से भी ली, जो 99 के अंदर चेयरमैन क्लब मेंबर बन गई। अगर मैं तरविंदर सिंह जी की बात करूं तो आज वो लाइफ टाइम चेयरमैन क्लब मेंबर है, लाइफ मेंबर हैं उसके। अगर मैं एमडीआरटी की बात करूं तो 1991 में उन्होंने पहली बार एमडीआरटी किया। अब तक वो 20 बार से ज्यादा एमडीआरटी कर चुके हैं। अब तक 4 बार से ज्यादा डबल एमडीआरटी कर चुके हैं। दोस्तों, जहां पर एक एमडीआरटी करने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है, वहां पर हम आपके सम्मुख ऐसे स्पीकर को लेकर आ रहे हैं जो डबल एमडीआरटी कर रहे हैं। गैलेक्सी क्लब के मेंबर है सिंस लास्ट 6 इयर्स, और गैलेक्सी क्लब के अंदर लगभग डबल एमडीआरटी वाली क्वालिफिकेशन हमारे को चाहिए होती है, और वो गैलेक्सी क्लब को भी पिछले 6 साल से क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं उनके परिवार की, तो एक प्यारा सा बेटा है और एक प्यारी सी बिटिया है। बेटा हमारा जो है कंप्यूटर साइंटिस्ट है, और बिटिया ने एमबीए फाइनेंस किया है। दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर जॉब कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो नेताजी सुभाष प्लेस के अंदर इनका ऑफिस है, और बढ़िया जिंदगी जिसे कहते हैं वो जिंदगी जी रहे हैं। इनका मन भाव हमेशा इस तरीके से रहता है कि ये लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट करें, लोगों के जीवन में वैल्यूज ऐड करें। तो मेरी लास्ट वीक जब इनसे बात हो रही थी तो मुझे पता लगा कि कुछ बहुत सारी चीजें इनके पास ऐसी हैं जो लोगों को दी जाएं तो उनको वैल्यू मिलेंगी और वो अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकेंगे। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि मैं अकेला क्यों इनवाइट करूं। हम अपने विधिवत परंपरा जो हमारी एफपीआरटी की है, हम सब मिलकर के एक बार तरविंदर सिंह जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। वेलकम तरविंदर जी, वेलकम तरविंदर जी। नाउ द डाइस इज योर्स। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं अपने एफपीआरटी मेंबर्स को नवरात्रों के लिए शुभकामनाएं देता हूं, और मेरे को ये जो मौका मिला आपसे रूबरू होने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एफपीआरटी के मेंबर जो हैं हमारे, मैं सबसे पहले राजेश चेतन जी को उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये फॉर्म बनाया था। मैं उस फॉर्म का
फाउंडर मेंबर हूं। जब सर ने ये एफपीआरटी का फॉर्म शुरू करा था तो स्टार्टिंग से ही मैं इनके साथ जुड़ा हूं। मैं अतुल जैन जी का, अशोक कालरा जी का, सुनील डेंग जी का, सुनील अरोड़ा जी का, राजेश राठौर जी का, जो शुरू से ही इसको एक सही तरीके से, लयबद्ध तरीके से इसको चला रहे हैं, उनका धन्यवाद करता हूं कि इस तरीके से सबको इस चीज का बेनिफिट हो रहा है। जब कालरा साहब मेरे को बात हुई, उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे करके आपको एफपीआरटी के लिए बोलना है, तो मैंने कहा मेरे को इतना कुछ मिला है एफपीआरटी के लिए, तो मैं कभी मना कर ही नहीं सकता। मुझे जो बोलना है, मैं जो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ मैं जरूर दूं। माफी चाहूंगा, आज मेरा थोड़ा गला खराब है, लेकिन मैं आपसे जरूर अपने जो 38 ईयर्स की मेरी जर्नी है एलआईसी की, उसका जो मेरा एक्सपीरियंस है, इस जर्नी का जो बेस्ट पार्ट है, वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, जिससे कि आप लोगों को जो भी लोग हैं उनको उसका बेनिफिट मिल सके। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। माय डियर फ्रेंड्स, 87 में ही मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बीकॉम। और ग्रेजुएशन करने के बाद ही मैंने सीए में एडमिशन लिया। लेकिन हमारी फैमिली में मेरे फादर के कजन थे, मिस्टर राम अवतार जी, जो एलआईसी का काम करते थे, सारी फैमिली का हमारा, उनके बेटे डेवलपमेंट अफसर ज्वाइन करा उन्होंने। तो उन्होंने मेरे को, फादर को बोला कि आप अपने बेटे को, अगर वो सीए कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप इनको एक एलआईसी की एजेंसी दिलवाते हैं। मेरे फादर ने कभी उनको मना नहीं करा था। वे हमारे घर पे आए और उन्होंने मेरी एक पॉलिसी करी और मेरे को एक एजेंसी शुरू करवा दी कि आप धर्मेंद्र जी सीए के साथ साथ आप ये काम साथ में करिए, तो बहुत बढ़िया काम है। तो मैं मना नहीं कर पाया, मैंने कहा ठीक है। हालांकि मेरा कुछ इंटरेस्ट नहीं था इसमें आने का, लेकिन फादर के कहने से और उनका मान रखने के लिए मैंने इस काम को भगवान की मर्जी समझ के ज्वाइन कर लिया। जब मैंने एलआईसी का काम शुरू करा तो मैंने देखा कि उस टाइम के अंदर बहुत चैलेंजेस थे। जैसे कि आज की डेट में इतने चैलेंजेस हैं, उस टाइम में भी चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे। लोग एलआईसी के नाम से ही, पॉलिसी के नाम से ही पीछे हट जाते थे, पॉलिसी नहीं कराते थे। पॉलिसी भी 5,000, 10,000 या 15,000, 20,000, 25,000 ऐसे करके सम एश्योर्ड चलता था उस टाइम। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जब मैंने इस काम को शुरू करा तो मुझे कोई अप्रोच सीधी नहीं मिली, बिल्कुल नेगेटिव अप्रोच थी। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था कि जिससे कि पॉलिसीज हो। लेकिन मेरे को ये था, मैं तो सीए कर रहा हूं। लेकिन मेरे मन में ये आया कि मेरे को इसके जो हर्डल्स हैं उसको देखना चाहिए कि पॉलिसी बिक क्यों नहीं रही। तो मैंने क्या करा, मैंने ये देखा कि पॉलिसी जो लोग मना कर रहे हैं, नहीं ले रहे, तो लोग लेते कौन है पॉलिसीज। तो मैंने ये पाया कि जो पॉलिसीज लेते हैं वो लोग पैसे वाले ही होंगे, जिनकी पॉलिसीज एलआईसी की चल रही होगी। तो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेशन में, मैंने किसी की पॉलिसी नहीं करी पहले। मैंने कहा पता नहीं मैं इस काम को कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब मैं इस काम को कर लूंगा उसके बाद ही इनको टच करूंगा। तो मैंने एक बार सोचा बैठकर, क्यों ना मैं इस काम को कोल्ड कन्वेंसिंग से शुरू करूं, एक बार ट्राई तो करूं इस काम में है क्या। तो मैंने क्या करा, जो भी बड़ी बड़ी होलसेल मार्केट्स थी, इंडस्ट्रीज थी, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जो उस टाइम के अंदर इजिली सामने से अवेलेबल हो जाते थे, ये फायदा था उसका। तो मैंने उनसे कांटेक्ट करा और उनको पॉलिसी के लिए बोला, तो उन्होंने स्टेट में मना कर दिया। फिर मैंने उसको, अपना जो ट्रेंड था उसको उसको एक वे जो मेरा था उसको मैंने चेंज करा। मैंने उनको ये बोला, एक नई अप्रोच के साथ मिला और मैंने उनको ये बोला कि आपके साथ अगर कोई भी एलआईसी में प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मेरे को एलआईसी ने भेजा। कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, हम आपसे एक पेनी नहीं लेंगे, आप मुझे बताएं कि क्या प्रॉब्लम्स है आपकी, मैं आपको उसको सॉर्ट आउट करके दूंगा। तो मेरे को क्या हुआ, उस वक्त काम मिलना शुरू हो गया। लोगों ने अपनी प्रॉब्लम बतानी शुरू कर दी कि हमारी ये प्रॉब्लम्स है। जो बात भी नहीं करते थे वो बैठाकर उन्होंने मेरे को बात करनी शुरू करी। तो मैंने उनके काम को बहुत ही दिल से, उनके काम करने, जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो डेथ क्लेम था, चाहे उनका नॉमिनेशन था, वट जो भी प्रॉब्लम्स थी उनकी, मैंने उनका सारा सॉर्ट आउट करना शुरू कर दिया, पॉलिसी रिवाइव कराने की शुरू कर दी। क्योंकि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि मैं देखूं तो सही ये काम मुझसे होता है कि नहीं होता। करते करते ऐसा टाइम आया कि मेरे को इस काम के अंदर उन लोगों के, जब मैंने उनके काम करके दिए तो उन्होंने मेरे को बोला, क्योंकि मैंने ये कमिट करा था कि मैं आपसे पैनी नहीं लूंगा। तो उन्होंने कहा कि तरविंदर जी, हम आपसे, आपने हमारे काम तो कराए हैं, लेकिन हमें अब इंश्योरेंस लेने का इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपका कभी भी मन करे तो आप उससे पॉलिसी ले सकते हो। रिजल्ट ये मिला, जब आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो आपका रिजल्ट वापस बाय प्रोडक्ट होता है, वो आता ही आता है।
तो लोगों ने मेरे से पॉलिसीज, उन्हीं लोगों ने मेरे को वापस से अप्रोच करके, वापस से कॉल करके मुझे बुलाया और मेरे को पॉलिसीज कराई। इन द ईयर 87 मैंने फर्स्ट ईयर में ही 1 करोड़ से अपना सम एश्योर्ड जो उस टाइम होता था 1 करोड़ का काम मैंने पहले साल में ही कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, ये जर्नी फिर मेरी 1 करोड़ से 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के ऊपर वैसे ही आगे बढ़ती चली गई। अब मेरी जर्नी के अंदर जो चैलेंजेस थे, मैं आपको ये अपना जो मेरा जो 4 डिकेड्स के आसपास का जो एक्सपीरियंस है इसके अंदर, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे को उसमें क्या करना पड़ा। देखो, पहले तो ये था कि पहले तो ये रहा कि मैंने उन लोगों की जब मेरा जो उनके साथ रिलेशन मेकिंग के ऊपर मैंने ध्यान ज्यादा दिया। सबसे पहले वो जो टाइम था वो रिलेशन मेकिंग का था। आपने आज की डेट के अंदर देखना है कि आप उसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले ये करा कि मैंने जब मार्केट के अंदर एंटर करना शुरू करा उस वक्त तो मुझे भी बहुत चैलेंजेस आए। एक चैलेंज आया कमीशन का। हमारी मार्केट में तब से भी कमीशन चलती थी, तो कई लोगों ने मुझे बोला कि तरविंदर जी आप इसमें टिक नहीं पाएंगे, इसमें कमीशन का भी बहुत चैलेंज है। तो मैंने एक नया एक वे आउट निकाला। जैसे मैंने आज आपको अपनी स्ट्रेटेजी बतानी है। मैंने काम इतने लंबे टाइम तक जो करा उसमें मैं टिका कैसे, कुछ ना कुछ मुझे उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करने पड़े। तो मार्केट्स में जाते हैं तो 2-4 लोग जो वहां काम करते थे उन्होंने कमीशन से मार्केट को ऐसा सेट कर रखा था कि लोग आपसे पॉलिसी नहीं कराते थे। तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि वाकई ये तो एंट्री बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने उस वक्त ये डिसाइड करा कि मैं कमीशन नहीं दूंगा। मैंने मार्केट्स के अंदर 1-2 लोगों का इंश्योरेंस करा, उनको गिफ्ट दिए, और उसके बाद मैंने उस मार्केट के अंदर एक ट्रेंड चेंज करा कि अगर किसी की पॉलिसी का प्रीमियम भरने के किसी के पास अगर पैसे नहीं है तो मैं उसकी हेल्प कर दूंगा, उसकी प्रीमियम जमा कराने में, पॉलिसी बंद नहीं होने दूंगा। फ्रेंड्स, रिजल्ट ये हुआ कि जो लोग 40-50% कमीशन उस टाइम में भी चलती थी वो तो फोन भी नहीं उठाते थे। मैंने पॉलिसी करने के बाद लोगों के प्रीमियम जो है उनकी हेल्प के तौर पर वो जमा करवाने शुरू कर दिए। तो मैंने देखा कि जो प्रीमियम मैंने जमा करवाए उनको मैं उनके हिसाब से वापस ले लेता था। जब भी वो मुझे वापस करते तो वापस कर लेता, तो पॉलिसी की कंटिन्यूटी बढ़ गई उनकी। लोग इस बात से इतने इंप्रेस हुए कि मेरा एक रिलेशन बनना उनसे शुरू हो गया। मेरा कुछ अमाउंट उसके अंदर कुछ लोगों ने वापस नहीं भी नहीं करा, लेकिन मैंने उसके कोई परवाह नहीं करी। मैंने ये देखा कि मुझे इस मार्केट के अंदर एंटर करना है। मैंने उनके साथ एक ऐसे रिलेशंस बनाए, उनके घर जाकर भी उनके रिलेशन बनाए, और उनसे एक ऐसा रिलेशन बिल्डअप करा जिससे कि वो मार्केट्स कुछ ही सालों के अंदर मैक्सिमम पार्ट जो वो मेरे पास ट्रांसफर हो गया। तो ऐसा नहीं है चैलेंजेस नहीं आते, चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, हमेशा आते हैं, लेकिन हमने उसको किस तरीके से देखना है, किस तरीके को उसको फेस करना है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गिव अप कर दिया, उसको छोड़ दिया, तो आप उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते, या वहां तक नहीं पहुंच सकते जो आप करना चाहते हो। कभी भी गिव अप नहीं करना किसी काम के अंदर। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन हमें ढूंढना है। तो मैंने भी ऐसे करके जब उनके साथ रिलेशन बनाया, एक रिलेशन डेवलप करे उनके साथ, तो मेरा उनके घरों पे आना जाना था। इवन दिवाली के अंदर मैं उन लोगों के यहाँ जाकर, मतलब क्रैकर्स जो होते हैं दिवाली के अंदर, उनको मिठाई के साथ क्रैकर्स देता था। तो बच्चे मेरी वेट करते थे कि अंकल कब आप आओगे तो हमारे को पटाखे मिलेंगे। तो बहुत शौक होता था उन लोगों को। तो मैं उन लोगों को उससे मेरा उनके साथ बहुत ही रिलेशन बिल्डअप हुआ, और मैंने एक बहुत अच्छा काम उस वजह से एक रिलेशन मेकिंग के ऊपर भी मैंने उनके साथ करा। अब बात आती है साहब कि मेरा जो तरीका है काम करने का वो शुरू से कुछ 1-2 बातों के ऊपर डिपेंड करता है। जो मेरा एक माइंडसेट था, माइंडसेट ऐसा रहा मेरा बना कि जैसे मैंने पढ़ाई में मैं एवरेज था। 8th क्लास तक मेरे जो मार्क्स थे वो 40 या 42% के आसपास होते थे। इससे ज्यादा मेरे मार्क्स नहीं आते थे। तो 8th क्लास का जब रिजल्ट आया तो मैंने अपने फादर को रिपोर्ट बुक साइन करने के लिए बोला कि आप मेरी रिपोर्ट बुक साइन कीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि बेटे ऐसा है कि तुम्हारे ये 42% मार्क्स से काम नहीं चलने वाला, आप जो है किसी बिल्डर को मैं आपको ज्वाइन कराता हूँ, आप वहां जॉब कर लो। मैंने उनको एक ही बात कही, मैंने कहा पापा कि मेरे को आप अभी
पढ़ाई छोड़ने के लिए मत बोले, मुझे सिर्फ 1 साल का मौका दे दें। अब देखिए, मेरे फादर ने मेरे को जो गाइडेंस दी वो आज तक मेरे काम आती है। वो गाइडेंस क्या थी? उन्होंने बोला कि अगर हम अपने घर में सर्वेंट रखते हैं तो हम उसको सैलरी देते हैं, तो क्या ऐसा है कि तुम उसको सैलरी दे दो और उसको काम ना कराओ? तुम भी स्कूल में यही काम कर रहे हो, स्कूल में फीस दे रहे हो, टीचर को जो जा रहे हो स्कूल पढ़ने के लिए, लेकिन आप उसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे। आप पे तो कर रहे हो लेकिन वहां का बेनिफिट नहीं उठा रहे, तो आपको ये जो चीज है आपको उसका बेनिफिट उठाना चाहिए। मेरे को सर ये बात जो है फ्रेंड्स मेरे घर कर गई। इन द 9th क्लास मैंने, क्योंकि मेरा ध्यान हर टाइम खेल कूद में ही रहता था, तो मैंने बिल्कुल खेलना बंद कर दिया। टोटली मेरी इन्वॉल्वमेंट जो है पढ़ाई में होगी, क्योंकि मेरे को एक चांस फादर ने दिया है। और इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूं कि मैंने 1 साल के अंदर 9th क्लास में, जो दिल्ली का माना हुआ मेरा स्कूल था, उसके अंदर मैंने 1 साल में पूरे स्कूल में टॉप कर दिया था विद इन 1 ईयर। आज मेरी थोड़ी आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा मैं बोल नहीं पा रहा, आपको गले में थोड़ी सी दिक्कत है। तो मुझे पूरे चारों सेक्शंस में मेरे पेरेंट्स पहली बार स्कूल में आए। एट दैट टाइम जो मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर कुलानंद भारती, वो हमारे ऑडिटोरियम में आए थे, जो स्कूल के टॉपर्स को उन्होंने ऑनर करने के लिए। तो मैंने चारों सेक्शंस में 1 साल में डे एंड नाइट मैंने काम करा। उस टाइम ट्यूशंस भी नहीं होती थी, लेकिन मैंने 18-18 घंटे भी पढ़ा कि मुझे कुछ करना है। तो एट द रिजल्ट ये आया, जब मेरे पेरेंट्स वहां आए तो उन्होंने देखा कि बच्चा कुछ कर ही रहा है, तो हम स्कूल चलते हैं, आज देख कर आते हैं। तो ऊपर वाले की ऐसी कृपा हुई मेरे ऊपर कि मैंने पूरे स्कूल में ही टॉप कर दिया। वहां से एक लेसन मेरे सामने आया, मुझे समझ में आई बात कि आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आप अपनी क्लास में एक बच्चे को पीछे नहीं कर सकते, अगर पूरे स्कूल में टॉप करना है तो भी हो सकता है, बेशर्ते कि आपका जो फोकस है वो 100% उस जगह पे होना चाहिए। आपकी मेहनत होनी चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए। कोई शॉर्टकट नहीं है मेहनत इसका। मेहनत किए बगैर आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। ये चीज मेरे लिए एक बहुत बड़ा लेसन बन गई। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, कुछ रूट्स ऐसी हैं जिनको मेरे को आपको बताना बहुत जरूरी है, जो मेरा माइंड सेट है, जिससे मैंने अपना माइंड सेट करा, जिससे मैं अपना काम कर पाया। दूसरी बात जो मेरी लाइफ के अंदर, ये मेरा एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था 9th क्लास, जो मेरे को आपसे डिस्कस करना था। दूसरी बात ये रही साहब कि मेरे को एक बार ओबराय होटल्स, ओबराय चेन्स के जो मालिक थे, MS ओबराय से मिलने का भी मौका मिला। मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे मीटिंग सेट करी और मैं उनसे आमने सामने उनके साथ बैठ के बात कर पाया। तो मैंने उनसे ये पूछा था कि सर आप मुझे ये बताएं कि आप एक स्टेनोग्राफर से अब यहां तक पहुंचे, इसके पीछे हार्ड वर्क है, किस्मत है, क्या है, लक है, क्या है? तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटे ऐसा है कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो इतनी ऊंचाई हासिल करी, ओबराइज होटल के मालिक MS ओबराय की बात कर रहा हूं मैं आपसे, जो ये मेरी अचीवमेंट्स हैं वो इस वजह से हैं कि मैंने जब भी अपॉर्चुनिटीज आई मैंने उनको इनकैश करा। मैंने इन अपॉर्चुनिटीज को बहुत ध्यान से देखा और उनको इनकैश करा। और दूसरा बात कि आपके अंदर काम करने का पैशन होना चाहिए, कोई भी काम हो जाए। तो पैशन में आप, उन्होंने मेरे को ये एक एग्जांपल दिया था कि जब धर्म की दुनिया में आप देखते हो तो जो गुरु होते हैं, जो संत होते हैं, वो अपने टाइम में पहचाने भी नहीं जाते। उनके कपड़े बहुत साफ नहीं होते, उनका पहनावा ऐसा नहीं होता कि आप उनको पहचान पाओ। लेकिन जो सच्चे गुरु आते हैं दुनिया में, जो आज तक भी आए, पैगंबर भी आए, उनको लोग पहचान नहीं पाए। तो वो अपने आप को 100% उन्होंने अपनी जो अपना लाइफ का जो था वो लोगों के ऊपर लगाया, तो वो पहचान में नहीं आते, जाने के बाद ही पता लगता है। इसी तरीके से एक सफल बिजनेसमैन भी अगर ये सोचे कि मुझे सफल होना है, जो यहां तक पहुंचे हैं, उनको इतना पैशन होता है काम करने का कि लोग उनको पागल तक भी कह देते हैं, मैड तक कह देते हैं। जब आपको कोई मैड कह दे तो आप ये समझ लेना कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि काम के अंदर ऊंचाई पे जाने के लिए आपको मैड तो होना ही पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक ही बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि
समय बहुत लिमिटेड है, मुझे अपनी बातों को भी आपको डिलीवर करना है जो मैंने आपके लिए रखी हैं। आज के टाइम के हिसाब से मैंने एक चीज देखी, क्योंकि कई चीजें हमारे को देखनी पड़ती हैं। सबसे बड़ी बात तो जो आज की डेट में हमारे को जरूरत है, जो आज हम चैलेंज फेस कर रहे हैं, इसके अंदर सबसे बड़ी बात तो ये है कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। ये जो कवि ब्रजेंद्र ने बोला, ये बात आज की डेट में इंप्लीमेंट करनी बहुत जरूरी है। उन्होंने यही कहा कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो एक जो मूर्ख है वो भी एक सुजान हो सकता है। कहने का मतलब हम अपनी भाषा में लेंगे तो लगातार अभ्यास करने से एक आम एडवाइजर भी उठकर HNI एडवाइजर बन सकता है। एक HNI का मतलब ट्रस्टेड एडवाइजर बन सकता है। अगर आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हैं तो आपका जॉब और आपका पैशन अगर एक हो जाए तो आपको सक्सेस में कोई भी आदमी पीछा नहीं छोड़ सकता। आज की डेट में अगर आप देखें, हमारी लाइन के अंदर जो हमारी लाइन के टॉप मोस्ट परफॉर्मर्स हैं, उसमें भरत पारिक की बात करें, सुतास्कर जी की बात करें, शेट्टी जी की बात करें, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, आप उनको देखिए कि आज चाहे मार्केट में जो भी चैलेंजेस आते हैं वो लोग अपना काम वैसे ही कर रहे होते हैं, वो टॉप पे ही रहते हैं। हमें कभी ये सोचना चाहिए कि वो टॉप पर कैसे रहते हैं। अगर मार्केट में काम नहीं है तो उनका काम टॉप पे क्यों है, किस वजह से टॉप पे रह रहे हैं। तो मैंने एक चीज देखी कि लाइफ के अंदर संकल्प का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। संकल्प और विकल्प लाइफ के अंदर दो चीजें होती हैं। अगर आपने किसी काम को करने का संकल्प ले लिया कि मुझे ये काम करना है, तो एकदम से विकल्प सामने आ जाता है कि पोस्टपोन कर देते हैं कि चलो हम बाद में कर लेंगे, देख लेंगे। तो आपका संकल्प जितना मजबूत होगा और विकल्प जितना कमजोर होगा, तभी आप उस ऊंचाई तक काम कर सकते हैं। इन लोगों के लिए भी जो काम करना आज की डेट में चैलेंज ही है, लेकिन दे आर द चैलेंज सीकर्स। इतना टफ टाइम के अंदर भी इतनी उनकी अचीवमेंट्स होती हैं। हमें यहां से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने काम के अंदर चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। और चैलेंज को एक्सेप्ट करना है तो उसके अंदर हमें ये संकल्प लेके ही कर सकते हैं। अगर हम जरा सा भी इसके अंदर ये सोचें कि हम इसका कुछ अल्टरनेटिव बाहर निकाल अल्टरनेटिव सोच लें, तो हम उस वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं कोई मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा आपसे। अगर हम मोटिवेशन करते हैं तो कुछ टाइम के बाद मोटिवेशन जो है वो खत्म हो जाता है। कुछ टाइम के लिए मोटिवेशन रहता है, लेकिन उसके बाद वो मोटिवेशन काम नहीं करता। लेकिन प्रैक्टिस जो है, अगर आज सचिन तेंदुलकर को हम नाम लेते हैं तो उसके अंदर एक प्रैक्टिस नाम साथ में जुड़ा हुआ है कि उन्होंने 365 दिन फील्ड पे जाके प्रैक्टिस करी। अगर मैंने भी टॉप करा स्कूल में तो वो मैंने प्रैक्टिस करके ही करा। दिन रात मैंने सिर्फ प्रैक्टिस ही करी। मैंने घर से बाहर कभी कदम भी नहीं रखा होगा, कोई फंक्शन भी अटेंड नहीं करा होगा, कोई मैरिज फंक्शन भी अटेंड नहीं करा होगा, तभी मैं उस अचीवमेंट को हासिल कर पाया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तभी आपकी मसल स्ट्रांग होती है। अगर आप जिम जाते हैं, अगर आप किसी खेल में हैं, तो उसके अंदर भी प्रैक्टिस मैंने रखती है। मोटिवेशन से सिर्फ काम नहीं चल सकता, ये रेगुलर प्रैक्टिस होनी आपके अंदर बहुत जरूरी है। और अपनी हैबिट्स में आप ऐसी चीजों को जब तक नहीं डालेंगे जो आपका करने का मन ना करे, वो आप अगर करेंगे तो टफ तो है, लेकिन वो अगर आप करेंगे तभी आप उसको अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज वो अचीव नहीं कर सकते। मैं कई बार कहता हूं कि अगर हमारी गाड़ी फर्ज कीजिए कहीं खड्डे में फंसी है, अगर हम उसको बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें बहुत जोर लगेगा, लेकिन एक बार जब वो लाइन पे आ जाती है तो हमें उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं। आज के सिनेरियो की बात करें तो हम ये कहेंगे कि हमारी प्रेजेंटेशन या डिलीवरी लोगों से अलग होनी चाहिए, जैसे जो टॉप परफॉर्मेंस है उनकी होती है। हमें आज की डेट में जो ऑब्जेक्शंस हैं क्लाइंट्स के, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनसे क्वेश्चन करने चाहिए, उनको बेस्ट सोल्यूशन जो है वो उनको प्रोवाइड करना चाहिए कि उनको क्या अपने हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आज अगर हम बात करें तो जियो पॉलिटिकल रिस्क का, वो भी आज की डेट में चल रहा है, तो उसको भी हमने, इस रिस्क को भी अगर आप झांक कर देखें तो आप ये देखेंगे कि यूएस के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम यूएस से हमारी कोई प्रॉब्लम आती है, कहते हैं छींक आती है यूएस में, तो इंडिया में बुखार हो जाता है। तो ये सारी चीजें आज की डेट में थोड़ा सा इकोनॉमी को स्टेबल नहीं रहती है हमारी। इस वजह से अगर आज की डेट में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो LIC के हमारे प्रोडक्ट्स हैं, आज यूएस के प्रेसिडेंट ने जो टैरिफ है 50% का हमारे को लगा दिया है,
लेकिन आज की डेट में जो हमारा प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे सेफ और ग्रेडेड प्रोडक्ट्स हैं, आप उनके ऊपर अगर काम करते हैं तो जियो पॉलिटिकल रिस्क का हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मैंने अपने काम के अंदर प्री टैक्स को, पोस्ट टैक्स को मैंने बहुत इनकैश करा। देखिए ब्रदर्स, 6% की आप रिटर्न बोलते हैं, क्या वो 6% की रिटर्न आपको एलआईसी से मिल रही है? आप कब बताएंगे इस रिटर्न को कि ये 9% बैठती है? जब ये आपको टैक्स फ्री खत्म हो जाएगा तब बोलेंगे आप 9% मिलती है। आप ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर या अदर आपके जगह पर आपको ज्यादा मतलब बेनिफिट मिलता है, ठीक है, आप म्यूचुअल फंड हमने देना है, म्यूचुअल फंड बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन आप पहले ये देखें कि लेकिन आज जो आप एलआईसी बेच रहे हैं, क्या वो सिर्फ 6% पे बेच रहे हैं? आप ये क्यों नहीं कहते कि ये 9% की रिटर्न है साहब, ये 6% की रिटर्न नहीं है। आप उसको जो रिटर्न है वो प्री टैक्स जो पोस्ट टैक्स को आप उनको समझाएं, ये समझाने की जरूरत है आज की डेट में। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा, मैंने अपने कैरियर के अंदर लोन को बहुत एनकैश करा। आप 6-7% की बात करते हैं, बिजनेसमैन के लिए 6-7% कुछ महीना नहीं रखता साहब, उसके लिए रिटर्न कुछ महीना रखती ही नहीं है। आज जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, अच्छा नहीं जो है, उनके लिए 6-7% क्या महीना रखता है? कभी आप उनके बिजनेस का प्रॉफिट तो देखो, किस रेशियो, क्या रेशियो होगा, कितना वो कमाते हैं। जिस आज अगर हम बात करते हैं तो हम उस वो हमारे को ये कहते हैं कि आपकी रिटर्न कम है, ये प्रॉब्लम है। हमें सबसे पहले उनको नीड के साथ मैच करना है। आपको रिटर्न सिर्फ ये नहीं देखनी कि आपको पॉलिसी से क्या रिटर्न आ रही है, आपको ये भी रिटर्न देखनी है कि आपका डेथ रिटर्न जो है, डेथ रेशियो जो है, डेथ रेट ऑफ, अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में आपकी रिटर्न कितनी परसेंटेज आपको मिलती है। एलआईसी पॉलिसी से आप अपने लोन को हेज करते हैं, अपनी लायबिलिटीज को हेज करते हैं, फैमिली को रिस्क प्रोवाइड करते हैं। क्या वो परसेंटेज आपको कहीं से भी मिल सकती? नहीं मिल सकती। बिजनेसमैन की सबसे दुखती रख जो है, मैं आज आपको बता देता हूं, वो उसका बिजनेस ही होती है। वो हमेशा ये सोचता है कि मेरे अपने बिजनेस को, मेरे को हर हालत में इसको मेंटेन करना है, इसको आगे लेगेसी को आगे फॉरवर्ड करना है। तो माय डियर, जब हम बिजनेसमैन की ये चीज देखी तो मैंने एक टाइम में ये पाया कि बिजनेसमैन को लोन अगर हम प्रोवाइड करवा दें तो उसके बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग से भी जो पॉलिसीज बेची थी, बड़े अमाउंट्स की बेची थी। मैंने 50,000, 1 लाख, 2 लाख का प्रीमियम तो स्टार्टिंग में ही शुरू कर दिया था, लेकिन वो इसी बेस के ऊपर था कि जब उनको पैसा चाहिए होता तो मैंने उनको लोन प्रोवाइड करवाया और उनको इजिली लोन मिला, और उनके कितने काम जो है इस तरीके से मतलब उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटीज जो थी बिजनेस की वो एनकैश कर ली। मैंने अपने इसी टाइम के अंदर, मैं आपको एक बात ये भी कहना चाहूंगा अपॉर्चुनिटीज के अंदर, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैंने साथ में 2002-3 के अंदर रियल एस्टेट का काम भी शुरू करा। मैंने अपॉर्चुनिटी देखी कि रियल एस्टेट के अंदर बहुत बेनिफिट है लोगों का। उस टाइम दिल्ली एनसीआर बिल्कुल फ्लैट था, तो मैंने लोगों का एलआईसी की जो पॉलिसीज की मेच्योरिटी थी वो उनको मैंने रियल एस्टेट के अंदर लगाई। जैसे आज आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो मैंने उस टाइम उन लोगों को रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कराया। मैंने जो बड़े बिल्डर्स थी उनकी एजेंसीज ली और उनके ऊपर काम करा, और लोगों को विन विन कंडीशन के, विन विन के साथ जो है अप्रोच के साथ उनको बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स करवाई उस टाइम के अंदर, जो उनकी मल्टीप्लाई होकर 10 टाइम्स 15 टाइम्स तक पहुंची। चाहे वो दिल्ली था, चाहे गुड़गांव था, चाहे वो गाजियाबाद था, चाहे नोएडा था, चाहे मेरठ था, लखनऊ था, जयपुर था, मैंने यहां तक काम करे। लेकिन मैंने अपनी चेयरमैन क्लब की दोनों एजेंसीज भी उसके साथ कंटिन्यू चलाई, डे एंड नाइट वर्क मैंने उसके अंदर भी करा। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज अगर आपको आती हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, वो आपको एनकैश करनी है। आज की डेट में आप बिजनेसमैन को कन्विंस करेंगे तो आप उसको बोल सकते हैं कि जिस घर में वो रहता है उस घर की वैल्यू 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ है। तो मुझे बताइए, क्या आईआरआर वहां से भी वो कैलकुलेट करता है? नहीं करता। वो उसके लाइफस्टाइल के लिए, उसके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या आज एलआईसी उसके परिवार के लिए मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए? क्या उसको एलआईसी नहीं देनी चाहिए? हमारे, आपने बहुत कुछ सुन लिया एलआईसी के बारे में, बहुत कुछ सुना होगा। मेरा वे ऑफ जो टॉकिंग है लोगों के साथ वो इसी तरीके से चलता है कि अगर आज डिफेंस का खर्चा देखें तो इंडिया का बहुत बड़ा खर्चा कंट्री का डिफेंस के ऊपर होता है, हर कंट्री का होता है। तो क्या वहां पर आईएम नहीं खुलने चाहिए, एम्स नहीं खुलने चाहिए? खुलने चाहिए, पैसा वहां लगना चाहिए। लेकिन हम अपनी सिक्योरिटी के ऊपर कितना बड़ा पैसा लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये मैंडेटरी है, ये होना बहुत जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड, आज हम जिस ट्रेड के अंदर हैं उसमें हमें वेल्थ भी क्रिएट करनी है और उसको प्रोटेक्ट भी करना है। अगर क्लाइंट आपसे जो मांगता है, आज की जनरेशन जो भी चीज आपसे मांगती है वो आप उनको दो। अगर वो म्यूचुअल फंड मांगती है तो आप म्यूचुअल फंड के हिसाब से अप्रोच करो, उनको अपनी यूलिप पॉलिसीज बेचो।
लेकिन आप उनको ये मान के चलो, उनको एक बात पूछो कि अगर आपका 1 लाख रुपए आपने म्यूचुअल फंड में मतलब इन्वेस्ट करा या कहीं भी इन्वेस्ट करा शेयर मार्केट में, तो आप कितना लॉस एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इतना लॉस ले सकते हैं। तो कोई भी आदमी आपको लॉस की बात करेगा तो आपको यही कहेगा कि मैं 10, 20, 30% का लॉस जो है वो ले सकता हूं। अगर मेरा पैसा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा तो 10, 20, 30 हजार रुपए का लॉस ले सकता हूं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप 10, 20, 30 हजार रुपए का लॉस ले सकते हैं तो वो 10, 20, 30 हजार हमारा LIC के अंदर आना चाहिए। अगर आप उसको छोड़ते हैं तो वो गलत बात है, उसको नहीं छोड़ना पड़ेगा। एक बात मैं आपसे ये भी कहूंगा कि अगर आज टाटा जैसी कंपनी भी अपना 8 से 10% पैसा अगर डेप्ट फंड में रखती हैं तो क्यों रखती हैं, तो हमें क्यों नहीं रखना चाहिए? हमें डेप्ट फंड के अंदर क्यों नहीं जाना चाहिए? हमें रिटर्न जो है 12 या 15% की जगह पर 8 या 9% की जो हमारी रिटर्न है टैक्स फ्री, उसके अंदर हमें इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए? दिस इज गवर्नमेंट गारंटेड है इसके अंदर। और एक बात मैं और कहूंगा, HDFC के अंदर जो मैं एग्जांपल देता हूं कि HDFC आज हाउसिंग लोन के अंदर है, वो वहां पर 8%, 9%, 8% के इंटरेस्ट के लिए भी फाइट करता है। अगर म्यूचुअल फंड के अंदर या शेयर मार्केट से उसको गारंटेड इनकम 15% की आती होती तो क्यों वो इस सेक्टर के अंदर भी काम कर रहे होते? उनको वहीं इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, you are not only an insurance agent, you are a guaranteed income planner, you are safe asset allocation advisor. आपकी एसेट एलोकेशन बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल एंड जो आपके फ्यूचर गोल्स हैं इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो आपने इस चीज के ऊपर भी ध्यान रखना है कि आपको सभी अंडे जो हैं वो एक ही बास्केट के अंदर नहीं रखने। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा, आप जो चाइल्ड इंश्योरेंस, बच्चों के लिए इंश्योरेंस, चाहे लक्ष्य बेचें या कुछ भी बेचें, आपको ये बात बोलनी है कि मैं उनको चाइल्ड इंश्योरेंस कह के नहीं पूछता, मैं उनको ये कह के पूछता हूँ कि मैं उनकी एजुकेशन पॉलिसी बेच रहा हूँ। तो इस तरीके से ये आपको मेरा जो है, जो मैंने आपको बताया है। और उसके बाद एक लास्ट में मैं आपको इतनी बात ही कहूंगा, टाइम को देखते हुए, मेरा टाइम इस टाइम क्लोज हो रहा है, 8:48 हो गए हैं। मैं लास्ट में आपको सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि पानी के अंदर जो है 99%, 99 डिग्री जो है, अगर उसके अंदर 1 डिग्री का अगर हम बढ़ा देते हैं तो वो भाप बन जाती है, स्टीम बन जाती है, तो उससे रेल इंजन चल जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें अपने अंदर एक ऐसी आग, ऐसा फायर क्रिएट करनी है जिससे कि हम जो है अपने काम को हमने संकल्प की तरह मजबूत रखना है, और जो हमारे टारगेट्स हैं उसको लाइफ के अंदर पूरे करने हैं। और दूसरी बात, एक बात समझ लीजिए, कोई भी आदमी अगर अपने कोई भी काम करता है तो उसको पूरे मन से उस काम को करना पड़ेगा। अगर दाल का कोई भी दाना अगर हम मिट्टी में डालेंगे तो वो पौधा नहीं बन सकता, फल नहीं देगा, उसके लिए पूरा बीज जमीन में जाना जरूरी है। इसी तरीके से अगर आप अपने पूरे मन से काम को करते हैं और सही तरीके से अपने 100% उस काम को देते हैं, तो चाहे कोई भी काम हो, आप लाइफ के अंदर कभी भी ऐसा हो ही नहीं हो सकता कि आपको सक्सेस ना मिले। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप बिल्कुल भी आज के टाइम में जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो है आपको फेस करना है और गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है। कोई पता नहीं कब कोई टाइम ऐसा आ जाए कि आप उस अपॉर्चुनिटी को आप इमीडिएट आपको मिल जाए। मैं इसी के साथ अपना यही विराम करता हूँ क्योंकि टाइम की बहुत बढ़िया रविंदर थैंक जी, यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया सेशन लिया, थैंक यू बहुत सर, एनर्जेटिक सेशन और दिल से आपने बात की है, बिल्कुल इसके लिए सर, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। मैं थैंक यू कालराज सर। जी से कहूंगा, अगर कालराज जी एक 5 मिनट का, एक अगर एक हाँ बात एक बात बोलिए। सर मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, कालरा जी का जो अब प्रोग्राम है, जो 2015 में मैंने ब्रिस्टल में ज्वाइन करा था, वो वाकई एक बहुत ही चार्जिंग प्रोग्राम है। मेरी आप सबसे निवेदन है कि अगर आप वो भी ज्वाइन करें, उसके अंदर आपको लाइफ कोच की तरह वो समझाएंगे और आपको सबको इस चीज का बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि ब्रिस्टल होटल के अंदर मैंने 2 दिन का प्रोग्राम लिया था। तो बिल्कुल आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। बहुत थैंक यू बढ़िया। सर, थैंक यू। कालराज जी, अगर कोई क्वेश्चन आंसर लेने हैं सर से तो आप एक बारी हाँ, देखो। किसी के अगर कोई सवाल हो जो रविंद्र जी से पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। यस, हैंड रेस कीजिए प्लीज। और यस अमित अमित पालीवाल जी कुछ बोलना चाहते थे, उनको ले लीजिए जी, एक बारी। अमित जी। अमित पालीवाल जी, अनम्यूट करके बात करो सर, आपको तो पता है टेक्निक। सर ये जो GST को लेके बातें हो रही थी ना, तो उसमें क्या है कि कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना बंद हो गया है।
मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है और उसे जीएसटी देना होता है। पहले कस्टमर से चार्ज करके वो जीएसटी पे कर देते थे। अब उन्हें जीएसटी का अमाउंट क्लाइंट से तो चार्ज नहीं कर रहे, जेब पे देना पड़ेगा, जिससे कंपनियों को लॉस हो रहा है। और कंपनियों की बहुत बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग इस पे चल रही है कि भाई ये लॉस वो कस्टमर को पास ऑन करें, प्रीमियम बढ़ा दें। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उनको मैंडेट ये मिल रहा है कि जीएसटी का जो रेट कम हुआ है वो कस्टमर को पास ऑन हो। तो अब कंपनियां उस लॉस को कवर अप करने के लिए हो सकता है कमीशन घटा दें, या कुछ प्रीमियम बढ़ा दें और कुछ कमीशन घटा दें। तो जो आपकी पाइपलाइन है आपकी, कोशिश करें उसे जल्दी कवर करने की, क्योंकि इसका इम्पैक्ट अगले 2 महीने में साफ नजर आएगा। या तो प्रीमियम इंक्रीज हो जाएंगे या कमीशन रिड्यूस हो जाएगा। जी यही कहना था मुझे। थैंक यू। थैंक यू अमित जी फॉर कंट्रीब्यूटिंग इन आवर लाइफ। यस विनोद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ नमस्कार जी। मैं तरविंदर नमस्कार। जी बहुत टाइम से जुड़ा हूँ। हम भी एक लियाफी के उसमें स्टडी सर्कल चलाते हैं, जिसमें ये हमारे मेंबर हैं और आते हैं और बहुत अच्छी हमारे को अपनी जो एक्सपीरियंस है शेयर करते हैं, जिससे हम सब लाभान्वित भी होते हैं। आज भी इन्होंने बहुत अच्छी शेयरिंग करी है और मैं इनको पूरे रिगार्ड्स देता हूँ। मतलब द बेस्ट पर्सन इन अवर, मैं कह सकता हूँ हमारी जो लियाफी की वो जो है उसमें बहुत अच्छे से काम करते हैं ये, और बहुत बढ़िया स्टडी सर्कल में अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। और हमेशा ये सबसे बड़ी बात है, खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी वो है, जिससे कि हम सब बहुत खुश होते हैं। बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू तरविंदर जी, सर। आपने थैंक अच्छा यू सर। एक्सपीरियंस थैंक यू। किया और बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यस, किसी और का कोई सवाल? सर लियाफी से शर्मा जी भी हैं, शर्मा जी कुछ बोलना जी चाहते हैं ललित तो। जी, मैं ललित जी के बाद लेता हूँ रणवीर जी को। जी जी ठीक है। थैंक यू सर। तविंदर जी, कॉम्प्लीमेंट्स आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया, स्पेशली वो जो यू। डिफेंस का एग्जांपल था सिक्योरिटी को लेके, आई थिंक वो काफी काम आ सकता है। बाकी मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, हमारे एफपीआरटी मंच में बहुत सारी चीजें हैं, मेरे ख्याल से सबको मालूम है। ये जो आपने रिटर्न वाली चीज बताई है, ये एक बहुत बढ़िया चीज है, प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स वाली। बट एटलीस्ट मेरे साथ ये चैलेंज आ रहा है, आई एम श्योर काफी लोगों के साथ भी आता होगा। आजकल जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो ये है कि कस्टमर इतना टाइम नहीं देता है। अगर ये कस्टमर बैठ के ये सारी बातें सुने, वो क्या करता है, वो जनरली अगर हम कभी उससे बात भी करते हैं मीटिंग के बाद भी ना, उसको समझ आ ऐसा लगता है उसको सब कुछ समझ आ गया है, बट उसके बाद फिर वो फॉलो अप, मतलब वो बेसिकली रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। तो कहीं ना कहीं शायद कुछ हमें कुछ फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कि उसको कुछ ऐसी बात बोलनी पड़ेगी कि उसको लगे कि हाँ भाई इसमें वाकई में वो है। तो मीटिंग करने के बावजूद भी, काफी मीटिंग्स होने के बावजूद भी कस्टमर कुछ बताता नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ही विल नॉट। ललित सर, सर इस बात का इसका मैं आपको इसका मैं जवाब जवाब देता। दूं सर आपको? कौन जी इसका बोल मैं रहे हैं? जवाब दूं? अच्छा हाँ, दे दीजिए ना सर। जी प्लीज प्लीज। देखो सर, आपने ये जो क्वेश्चन करा है ना, इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि आपको अपनी पहली तो बात जो है बड़ी शॉर्ट करनी है। आपने अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो शॉर्ट में रखना है, ज्यादा लंबा नहीं रखना है। जब हम क्लाइंट को सुनते हैं, हमारे को पहले उसको सुनना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसको जो है वो चीज देनी है। सर होता क्या है, हम अपनी बात तो रख लेते हैं, लेकिन सामने वाले की क्या रिक्वायरमेंट है ना, पहले आप एक बार उसको सुन लें। उसको सुनने के बाद आप उसके हिसाब से ही उसको जो है अगर पिच करेंगे, आप उसकी नीड को पिच करेंगे, आपका जो कन्विक्शन लेवल है अपने काम के अंदर, जो बात आप कर रहे हैं, वो पहले तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिससे कि मतलब आपको सामने वाला जो है उस बात को आपकी सुने। और लेकिन बात शॉर्ट में होनी चाहिए। ज्यादा लंबी बात करेंगे हम क्लाइंट से तो कई बार वो काम नहीं हो पाता। डॉक्टर भी सुनने के बाद दवाई उसी चीज की देता है जहां उसको प्रॉब्लम है। अगर वो नहीं मानता उस बात के लिए, तो हमें अपना प्रेजेंटेशन देना है और बेस्ट तरीके से देके उसको अपना वहां से निकल जाना है। तो बहुत वैल्यू बढ़िया, तब पड़ेगी साहब। अब बहुत आप बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। रणवीर शर्मा जी को ले लो सर। जी रणवीर जी। रणवीर शर्मा जी थे, अब अभी सर थे यहाँ पे अभी स्पीक। अभी अ, दिखाई ल, नहीं दे हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं ललित नारंग जी की जवाब बात का एक और जवाब जी देता जी हूँ सर। जी सर जी। अब आपने आपको अनम्यूट करें सर, एक प्रैक्टिकल करते हैं। सर हाँ जी एक बात बताओ, आप डांस अच्छा करते हो या ऋतिक रोशन अच्छा डांस करता है?
ऋतिक रोशन ऑफ कोर्स, ऋतिक रोशन करता है। मुझे तो और आता है। अब अभी मैं बताता हूँ, जैसे ऋतिक रोशन डांस कर रहा है एक झुग्गी झोपड़ी के सामने, और सारे खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, उसको वहां से कितने पैसे मिलेंगे? कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। मे भी 20,000, 10,000, बड़ी रकम भी मान लें, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा ना। डांस भी उसने बहुत अच्छा किया, सब बढ़िया किया। और आप डांस अच्छा नहीं करते, आप जाके ये जो अंबानीज के यहाँ डांस करो, आपको कितने पैसे मिलेंगे? वो कहेंगे यार तूने बढ़िया डांस नहीं किया, अगली बार नहीं बुलाएंगे। फिर भी 1-1.5 लाख दे देंगे कि नहीं दे देंगे? आप बिल्कुल। अपने आप को कहाँ प्रेजेंट करते हैं, ये मैटर करता है सर। किसके सामने प्रेजेंट करते हैं, कौन आपकी वैल्यू करता है। अपना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना सर। अब झुग्गी झोपड़ी के सामने करेंगे तो, अगर डांस नहीं भी कर रहे थे वहां पे, तब भी पैसे मिल रहे थे आपको। अगर अच्छा डांस करते तो अंबानी कितना पैसा दे देते, करोड़ों में दे देते ना आपको। तो मेरा तो फोकस अंबानी के पास जाने का ही रहता है। हाँ, तो साथ साथ अपने अपने आप को इम्प्रूव भी करना है सर। डेली मार्केट ऐसे ही रहेगी, इतना आसान नहीं है ये। अगर आपकी एक मीटिंग से लोग सब कुछ दे देते, तो इससे बढ़िया कुछ हो सकता था। 10 मीटिंग तभी तो बोला जाता है, 10 मीटिंग में से एक ही आती है। मेरा ठीक सवाल है। थोड़ा सा डिफरेंट था, खैर एनीवेज। रविंदर जी के साथ काफी लंबा एसोसिएशन मेरा चलता हुआ आ रहा है। 2015 में जैसा उन्होंने बताया कि हमारे सेशन में थे 2 दिन के, और उस 2 दिन के सेशन में तो खैर टचवुड भगवान के आशीर्वाद से बहुत सारी लर्निंग्स हमने भी सीखी और सिखाई भी। तो उन लर्निंग्स में जो रिजल्ट्स मेरे को महसूस होते हैं वो ये था कि 1991 से तरविंदर जी एमडीआरटी तो लगातार करते हुए आ रहे थे, बट 2015 की वर्कशॉप के बाद 2018 से वो गैलेक्सी क्लब के मेंबर होते चले गए, और उसके बाद से उन्होंने गैलेक्सी क्लब मेंबर नहीं छोड़ा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए भी और तरविंदर जी के लिए भी, कि हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग भी कर सकते हैं, केयरिंग भी कर सकते हैं। आज भी कहीं कोई दिक्कत होती है तो हम एक दूसरे को कॉल कर लेते हैं, और एक दूसरे से जो समझना होता है वो समझ के आगे बढ़ भी जाते हैं। थैंक यू कालरा जी, थैंक यू। अब मैं अजय त्यागी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अजय त्यागी जी वोट ऑफ थैंक्स दें तरविंदर जी का। अजय त्यागी जी, अभी अजय त्यागी जी हमारे धावक हैं एफपीआरटी के, और सबके लिए इंस्पिरेशन भी है। अजय त्यागी जी, अजय भाई अनम्यूट करके बात करो। कहाँ चले गए अजय त्यागी जी? चलो कालरा सर, आप ही वोट ऑफ थैंक्स दो फिर सर का। मैं तो ये तो मेरा सौभाग्य वंस अगेन कि अतुल भाई भी हमारे बीच है, अतुल भाई, अतुल भाई भी हैं। चलिए ए, चलिए, तो मैं हाँ, चाहूंगा ये सौभाग्य हम अतुल भाई को दें, हाँ, है ना। अतुल भाई। अतुल भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज के सेशन के लिए तरविंदर जी का साधुवाद धन्यवाद करें। देवेंद्र सिंह जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, और मैं मुझे शायद जहां तक मुझे ख्याल है ये गुलशन जी जो इनके डेवलपमेंट ऑफिसर थे, ये जी उन्हीं के शायद एजेंट रहे हैं, जी जी जहाँ मुझे जो याद है। तो एक बार ऐसा हुआ, दीपक गुप्ता जी हम भी उन्हीं इन्हीं की ब्रांच में हैं। तो मुझे उन्होंने, दीपक जी ने कहा कि भाई ऐसे गुलशन जी की जो मीटिंग है, स्टाफ मीटिंग है, वो एजेंट्स की मीटिंग है, उसमें मुझे कहीं साउथ दिल्ली में कहीं बुलाया। एग्जैक्टली मुझे लोकेशन याद नहीं है। तो मेरा जो पहला इंटरेक्शन धर्मेंद्र सिंह जी से वहीं पे हुआ था, और वो उस टाइम पे भी मेरे ख्याल से जो गुलशन जी की टीम में हमेशा से नंबर 1 रहे थे। जब तक गुलशन जी डेवलपमेंट ऑफिसर रहे तो इन्होंने भी अपनी अपनी सीट को छोड़ा नहीं, हमेशा नंबर 1 पे रहे और रेगुलर परफॉर्मर है। मैं बस सिर्फ इतनी बात जरूर कहना चाहता हूँ कि आज का जो सर का जो आज का जो सेशन था, उसमें उन्होंने एक ही चीज जो मैं मतलब चीजें तो सारी बहुत अच्छी थी, जो मैं एक चीज समझ पाया वो ये समझ पाया, जो ये सारा गेम कंसिस्टेंसी का है। जितने हम लोग जब तक अपने आप को अपने काम के अंदर रखे, हम नॉन टेंजिबल एसेट्स के अंदर काम कर रहे हैं, और उसके अंदर यदि हम अपना रेगुलर रहेंगे और हमेशा क्लाइंट के बेनिफिट की बात करते रहेंगे, तो हर तरीके के लोगों की जरूरत है।
हर तरीके आपको काम की कभी कमी आएगी नहीं आप, बट ये जरूर है कि हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। 10 मीटिंग्स करनी है, 1-2 का ही रेशियो आता है, जो बहुत अच्छे जैसे देवेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने इनका एक्सपीरियंस हो चुका है, क्लाइंट से रिलेशनशिप बिल्ड हो चुकी है, तो उसके बेसिस पे इनके साथ ये है कि इनको 10 में से 3 की वो आ सकती है। लेकिन नॉर्मली लोगों को 10 में से 1 या 2 ही आती है। तो अपने को इसी ये समझ के चलिए ये इस प्रोसेस का पार्ट है और हमें इसी को ही कंटिन्यू करना है। और मैं एफपीआरटी मंच और की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करता हूं कि आज आपने हमारे लिए इस एफपीआरटी परिवार के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच देवेंद्र जी। थैंक यू वंस अगेन। अब मैं राजेश राठौर जी से